हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पहला लेक्चर, जिसका नाम है मीनिंग, नीड एंड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट किसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की ज़रूरत क्या है, इसकी नीड, नेसेसिटी को डिस्कस करेंगे और साथ में रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आखिर तक इस वीडियो में, इस लेक्चर में बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, मीनिंग, नीड एंड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखिए, इंटरप्रिटेशन मीन्स टू एक्सप्लेन, एक्सपाउंड और ट्रांसलेट। इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेन करना, एक्सपाउंड करना, मतलब को प्रोविजन को एक्सप्लेन करना, ट्रांसलेट करना। और स्टैट्यूट का मतलब है अ रिटन लॉ फॉर्मुलेटेड बाय लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का काम है, ये प्राइमरीली किसका होता है? जुडिशरी का होता है। हमें पता है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ मेकिंग करती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूशन का काम करती है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी जो है इंटरप्रिटेशन का काम करती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो जुडिशरी है इसका प्राइमरीली फंक्शन यही होता है टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट। और जो करेक्ट मीनिंग है प्रोविजन का, जो स्टैट्यूट का करेक्ट मीनिंग है, उसे असर्टन करना, ताकि जो भी लेजिस्लेचर्स का या जो भी फ्रेमर्स थे स्टैट्यूट के, उनका जो इंटेंशन था वो ट्रू स्पिरिट में जो है एक्सप्लेन हो पाए, ट्रू स्पिरिट में डिटरमाइन हो पाए, इंटरप्रेट हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीड, स्टैट्यूट्स जो भी इनैक्ट हुआ है बाय द फ्रेमर्स ऑफ द स्टैट्यूट और बाय द लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने लॉ मेकिंग के समय ही ऐसे ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं है या ऐसा कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन के लिए। लेकिन फिर भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत कब अराइज होती है? वेयर द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज़ एम्बिगियस, where the language of a statutory provision is not clear, or where 2 views are possible, or where the provisions gives a different meaning defeating the objective of statute। मतलब यहाँ पर जब लैंग्वेज आपको ambiguous नज़र आती है, जब क्लियर नहीं लगती है, जब किसी प्रोविजन से 2 व्यूज निकल कर आ रहे हैं या प्रोविजंस का अलग ही मीनिंग निकल कर आ रहा है जो कि स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जो लेजिस्लेचर्स का, जो फ्रेमर्स का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसा मीनिंग निकल कर आ रहा है, तब यहाँ पे स्टैट्यूट को सही मायने में इंटरप्रेट करने की ज़रूरत आ पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सम अप अगर करना है पॉइंट्स को नीड के लिए, नेसेसिटी के लिए, तो टू इन्फर क्लियर एंड प्रिसाइज मीनिंग, जहाँ पर मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल हैं, जहाँ से अलग अलग मतलब निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पे क्लियर और प्रिसाइज मीनिंग देने के लिए। सेकेंड, टू फिल द गैप्स इन लॉ। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द लॉ फ्रेमर्स और द लेजिस्लेचर टू एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस विच मे अराइज इन फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, फ्यूचर में क्या स्थिति होगी, ये एंटिसिपेट करके लॉ बनाना, स्टैट्यूट बनाना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, कभी कभी इनडिटर्मिनेट लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को डिटरमाइन करने के लिए, लैंग्वेज को सही से इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की ज़रूरत आन पड़ती है। टू रिफॉर्म द ओल्ड लॉज, जो लॉज पहले जो सही में उस समय, उस सर्कमस्टेंसेस में, उस जो भी सिचुएशन थी उस समय सही थे, वही लॉज आज के समय में भी सही होंगे, ये हम नहीं कह सकते। अब हमारे क्रिमिनल लॉज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। क्रिमिनल लॉज तब के समय में ठीक थे, लेकिन अगर आज के समय में देखिए, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी आ रही हैं जिससे इतने क्राइम्स होने लगे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय की मांग अगर हो, अगर सिचुएशंस ऐसी हो, अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए हो सोसाइटी में जहाँ पे लॉज को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अराइज हो जाता है। टू डिसाइड द मोस्ट करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज,
लैंग्वेज प्रोविजन की लैंग्वेज का मोस्ट करेक्ट क्या होगा, मोस्ट करेक्ट यूज़ क्या होगा, ये बताने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की ज़रूरत है। अगर कोई मिस्टेक हो, अगर कोई डिफेक्ट हो, तो उसे क्योर करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की ज़रूरत है। ओके, आगे देखें। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। देखिए, सबसे पहला रूल है द लिटरल, या फिर आप ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हो, रूल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, या फिर आप प्लेन मीनिंग रूल भी कह सकते हो। ये इस रूल जो है, इसका कहना यह है कि ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग बताना, जो मीनिंग निकल कर आता है प्रोविजन से वो बताना। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग इनटू द डिक्शनरी, जो भी उसका साइंटिफिक मीनिंग निकलता है, जो भी टेक्निकल टर्म है, और साथ ही में जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन हो, ठीक है, बिहाइंड इंसर्टिंग, यहाँ से गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, बिहाइंड इंसर्टिंग दैट वर्ड और स्टेटमेंट। तो इसके जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है बिहाइंड इंसर्टिंग दैट वर्ड और स्टेटमेंट इन द स्टैट्यूट, इन द लॉ, तो वो सही से निकल कर आना चाहिए। ओनली वन मीनिंग शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट से एक ही मीनिंग निकलना चाहिए, मल्टीपल मीनिंग्स नहीं निकलने चाहिए। आफ्टर द इंटरप्रिटेशन, अगर इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपको अगर लैंग्वेज क्लियर लगती है, अनएम्बिगियस नहीं लगती है, तो उसे आपको बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे, जैसा है वैसा ही इफेक्ट देना है, वॉट एवर मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे कहा गया है कि जुडिशरी का काम सिर्फ इंटरप्रेट करना है, कॉन्सिक्वेंसेस जो चाहे हो। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है जुडिशरी का, नो बिजनेस इन लुकिंग इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस विच मे अराइज इन फ्यूचर आफ्टर द इंटरप्रिटेशन। जैसा लिटरल मीनिंग है, जैसा ऑर्डिनरी मीनिंग है, बिल्कुल उसी तरह से उसी नेचुरल मीनिंग को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, आगे देखिए, मिस्चिफ रूल और पर्पजिव कंस्ट्रक्शन। अब ये जो रूल है ये डिटरमाइन करता है जो भी लेजिस्लेटिव का, जो भी लेजिस्लेटर्स का इंटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मिस्चिफ या जो डिफेक्ट है उसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि जो इफ़ेक्टिव रेमेडी है वो मिल सके। यानी अगर कोई लॉ है और उस लॉ में अगर किसी तरह का डिफेक्ट है, मिस्चिफ है, तो उसे क्योर करना। यहाँ पे डिफेक्ट को डिसीज़ की तरह देखा गया है और उस डिफेक्ट को, उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। अब ये जो मिस्चीफ रूल है ये हेडॉन्स केस में 1584 में ओरिजिनेट हुआ, इसीलिए इसे हेडॉन्स रूल भी कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि इसे रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जो स्टैट्यूट का पर्पज़ है वाइल अप्लाइंग दिस रूल, वाइल इंटरप्रेटिंग, तो यहाँ पे पर्पज़ जो है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेचर का जिस ऑब्जेक्ट से, जिस मोटिव से लॉ बनाया गया था, स्टैट्यूट बनाया गया था, वो फुलफिल होना चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट्स में ये कहा गया है कि पहले आपको देखना है कि प्रेजेंट स्टैट्यूट या प्रेजेंट लॉ के पहले कॉमन लॉ क्या था, ओके। और अगर था तो सेकंड में ये कहा गया है कि उस स्टैट्यूट में क्या ऐसा मिस्चिफ था जिससे क्योर करने के लिए, क्या ऐसा डिफेक्ट था जिसे क्योर करने के लिए ये प्रेजेंट स्टैट्यूट लाया गया। या फिर अगर ये प्रेजेंट स्टैट्यूट लाया गया है तो पार्लियामेंट ने ऐसी कौन सी रेमेडी सॉर्ट की है, पार्लियामेंट ने ऐसी कैसी रेमेडी जो है एक्सरसाइज की है जिससे वो डिफेक्ट जो है कॉमन लॉ में जो भी था वो क्योर हो जाए, ठीक है। और रेमेडी का ट्रू रीज़न क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, और रेमेडी जो है अगर लाई गई है तो क्या ये फुलफिल कर पाएगी, क्या उस डिफेक्ट को क्योर कर पाएगी, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गोल्डन रूल। यहाँ पे कहा गया है कि गोल्डन रूल एक ऐसा रूल है जो इंटरप्रिटेशन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो कि अलाउ करता है जज को टू डिपार्ट फ्रॉम अ वर्ड्स नॉर्मल मीनिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एब्सर्ड रिजल्ट। अगर स्टैट्यूट से, प्रोविजन से अगर कोई एब्सर्ड रिजल्ट निकल कर आ रहा है तो यहाँ पे अलाउ किया है जज को कि उसके नॉर्मल मीनिंग से आप डिपार्ट हो जाओ। ज़रूरत नहीं है उसे स्टिक रहने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए, ठीक है। It is not important to stick to the natural or to stick to the whatever normal meaning coming out from it, ठीक है। आप उससे डिपार्ट हो सकते हो, यहाँ पे जज को अलाउ कर दिया गया है। साथ में यहाँ का ये रूल कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका लिटरल रूल यूज़ करना है, लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है, उसका जो भी नेचुरल नॉर्मल मीनिंग है उसी तरह से लिटरल स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन उसका करना है। लेकिन आफ्टर अप्लाइंग द लिटरल रूल, आफ्टर अप्लाइंग द लिटरल इंटरप्रिटेशन, अगर कोई इनजस्टिस होता है, अगर कोई इनकन्वीनियंस अराइज हो सकता है, अगर कोई हार्डशिप ऑकर हो सकती है, तो इन ऑल सच
केसेस लिटरल मीनिंग शुड बी डिस्कार्डेड और इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से, कुछ इस मैनर में करना है कि जो लेजिस्लेशन का पर्पस हो वो फुलफिल हो। ठीक है, अगर जो भी इफ़ेक्ट है, जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी उसका इम्पैक्ट है उस उस लॉ का, उस स्टैट्यूट का, वो पॉजिटिव वे में नहीं आ रहा है, अब्सर्ड हो रहा है, इनकन्वीनियंस, हार्डशिप आ रही है, तो लिटरल मीनिंग से हट जाओ और इस तरह से इंटरप्रिटेशन करो कि एक बढ़िया इंटरप्रिटेशन निकल के आए जो जस्टिस सिक्योर कर सके, जो जस्टिस को प्रिवेंट कर सके और किसी तरह की अब्सर्डिटी, अनरिजनेबिलिटी या फिर जो हार्डशिप है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, न्याय मिल सके लोगों को, उसका जो लेजिस्लेचर है, जो इंटेंशन है लॉ बनाने वालों का, फ्रेमर्स का, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, दिस रूल सजेस्ट दैट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डिजर्व्स अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंस। लिटरल रूल में हमने देखा था कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज क्या कुछ भी निकल के आए उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस लिटरल इंटरप्रिटेशन, बस नेचुरल मीनिंग निकल के आए ऐसा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है। लेकिन यहाँ पे इस गोल्डन रूल में कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस सही ही हो, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे वो जस्टिस सिक्योर कर पाए, ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे आने चाहिए, इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है। साथ में ये जो रूल है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को भी प्रमोट करता है। ये कहता है कि अगर पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है जहाँ पे दो प्रोविजन जो है स्टैट्यूट के एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे को हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे से, तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है कि दोनों प्रोविजन जो है, दोनों प्रोविजन इफेक्ट में आए, दोनों प्रोविजन सिक्योर हो पाए। ठीक है, आगे देखिए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है इन फॉलोइंग केसेस में परमिसिबल है, यानी कि जब स्टैट्यूट का जो टेक्स्ट है लिटरली अंडरस्टूड करने के बाद अनरीजनेबल नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई सही से इसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है या फिर अब्सर्डिटी हो रही है, तो यहाँ पे ये प्रिज्यूम हमेशा करना है आपको कि लेजिस्लेचर ऐसा नहीं चाहता था, लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन था वो यहाँ पे इस मीनिंग से निकल के नहीं आ रहा है। लेजिस्लेचर चाहता था कुछ और इंटरप्रिटेशन कोई मतलब मीनिंग कुछ और ही निकल के आ रहा है, ऐसा प्रिज्यूम करके। ठीक है, अगर रेपग्नेंसी आ रही है, अब्सर्डिटी लग रही है, तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है, अपना लॉजिक, अपना कंसाइंस इस्तेमाल करना है और अपने लॉजिक के बेसिस पे जज ने इंटरप्रिटेशन करना है कुछ इस तरह से कि भाई जस्टिस सिक्योर हो सके। यानी बेसिकली अगर रेपग्नेंसी अगर नज़र आ रही है, हार्डशिप, इनकन्वीनियंस होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करके जज को जस्टिस सिक्योर हो, सही से अच्छा मतलब निकल सके, ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जब ज़रूरत है केसेस को इस तरह से हैंडल करने की, केसेस को इस तरह से डील करने की कि जहाँ से कुछ गलत ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना अराइज हो, तो वहाँ पे लॉजिक और कंसाइंस की मदद से जजेस इन मैटर्स को, इन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। द नेक्स्ट रूल इज स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। इसका कोई अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है क्योंकि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन भी लिटरल रूल की तरह, लिटरल इंटरप्रिटेशन की तरह यही कहता है कि जो उसका लिटरल मीनिंग निकलता है बस उसी को अपनाना है, जो भी उसका नॉर्मल, जो भी उसका नेचुरल मीनिंग निकलता है उसी को अप्लाई करना है, उसी तरह से उसे इंटरप्रेट करना है। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है, कोई ऐसी लीनियंसी या हम कह सकते हैं कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे मोड़ना तोड़ना नहीं है, स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन करना है। यह है इस रूल का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्रिसाइज एंड ल्यूसिड मैनर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के और भी लेक्चर आएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे सीखने में और सिखाने में, दोनों करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिंप्लीफाई लॉ के साथ जुड़े रहिए, इस प्लेलिस्ट पे अपडेटेड रहिए ताकि आपको समझ आए कि और क्या क्या टॉपिक्स में अपलोड कर रही हूँ और कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी मिलती ही होगी अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो भी इस चैनल पे नए हैं। जुड़े रहिए सिंप्लीफाई लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।